हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने एनालिटिकल स्कूल को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल स्कूल को डिस्कस किया और आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है सोशियोलॉजिकल स्कूल के ऊपर। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल एक इम्पोर्टेंट स्कूल है जो कि यूजीसी नेट लॉ के पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके जो ज्यूरिस्ट है उनकी थ्योरीज जैसे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, सोशल सॉलिडिटी थ्योरी, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस सोसाइटी का रिलेशन बताता है कि सोसाइटी का लॉ के साथ क्या रिलेशन है। स्टडी सोसाइटी विद रिलेशन टू लॉ। इसका ये मानना है कि लॉ इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स मेन पर्पज इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो बनाया गया है सोशल वेलफेयर के लिए। ये स्कूल टोटली फोकस करेगा प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ लॉ। सोसाइटी के अंदर लॉ का प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा रादर देन लॉजिकल और एनालिटिकल स्ट्रक्चर। जो पिछले स्कूल्स में हमने किया है एनालिटिकल स्कूल में, हिस्टोरिकल स्कूल में, इस स्कूल की जो थिंकिंग है, जो ज्यूरिस्ट की थिंकिंग है, वो बिल्कुल अलग है। ये प्रैक्टिकल बात करेगा सोसाइटी में लॉ का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती है सोसाइटी में, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या लॉ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो सारी बातें इसमें की जाएगी। इसमें बताया गया कि लॉ को किसी कमांड ऑफ सोवरेन के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि लॉ डेवलप किया जाता है किससे, सोशल नीड से, कस्टम ट्रेडिशन से, सोशल रिलेशन से और सोसाइटल कंडीशंस। जैसे जैसे सोसाइटी की कंडीशंस चेंज होगी वैसे वैसे लॉ चेंज होता जाएगा। एक डायग्राम आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये होगी सोसाइटी, इसके चारों तरफ लॉ वेरी करेगा। सोसाइटी जैसे ही डिमांड करेगी वैसे वैसे वो लॉ उस सोसाइटी के अंदर फिट होता जाएगा। जैसे सोसाइटी डिमांड करेगी वैसे सोसाइटी के अंदर लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो लॉ का मेन अल्टीमेट एम क्या है, सोशल वेलफेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं ज्यूरिस्ट। सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर 5 ज्यूरिस्ट हैं, जिसमें रोशोपाउंड, इहलेच, डगेट, ऑगस्ट कॉम्टे और इहरिंग, जिसको जिहरिंग भी बोला जाता है। ये सारे पांचों के पांचों ज्यूरिस्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ज्यूरिस्ट था रोशोपाउंड। रोशोपाउंड ने का डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है 1870 1964। इन्होंने बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, और ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर माने जाते हैं। इन्होंने थ्योरी दी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, और इन्होंने बताया कि लॉ एक इंजीनियर की तरह फंक्शन करता है। सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ को बनाया गया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट रूल से हट के है। जैसे सिर्फ किताबों में लिखे गए नियम ही लॉ नहीं है। लोगों के व्यवहार को देखना, सोसाइटी में क्या लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाना, वो बेसिकली लॉ होते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन था फंक्शनिंग एस्पेक्ट ऑफ लॉ। इन्होंने कंसीडर किया लॉ को एज ए टेक्निक एंड ट्रीट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस एज ए सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग है क्या? अब थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग रोशोपाउंड ने दी थी। इन्होंने कंपेयर किया लॉयर्स को इंजीनियर्स के साथ। जैसे इंजीनियर्स अपने इंजीनियरिंग स्किल का यूज़ करके किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरीके से सोशल इंजीनियर्स एक सोसाइटी के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जो लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस देगा और मिनिमम फ्रिक्शन देगा। सोसाइटी के अंदर इस टाइप के लॉ बनाए जाएंगे जिससे लोगों को खुशी ज़्यादा मिले और उनको तनाव कम हो, फ्रिक्शन कम हो। आगे सोशल इंजीनियर्स होते कौन हैं? सबसे पहले आते हैं जजेज, जो लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, अप्लाई करेंगे और बैलेंस बनाए रखेंगे सोसाइटी के अंदर। दूसरे आते हैं लेजिस्लेचर्स, जो लॉ को सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और तीसरे लॉयर्स, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, लीगल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को। किसी टाइप की कोई समस्या होती है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉयर ही रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर। तो ये होते हैं सोशल इंजीनियर्स, जजेज, लेजिस्लेचर और लॉयर्स। इनको सोशल इंजीनियर्स बोला क्यों जाते हैं?
वाई दे आर कॉल्ड सोशल इंजीनियर्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं। दूसरा, ये सोशल कन्फ्लिक्ट्स को लॉ के थ्रू सोल्व आउट करने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी को सेफ देते हैं कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस और लेजिस्लेशन है वो सोसाइटी के मानने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई। और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए सोशल इंजीनियर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय रोस्कोबाउंड ने 3 टाइप से लॉ को क्लासीफाई किया। फर्स्ट थे इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेकंड इज पब्लिक इंटरेस्ट और थर्ड इज सोशल इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट कौन से हैं? अपना पर्सनल इंटरेस्ट या फिर डोमेस्टिक। पर्सनल में आपकी रेपुटेशन आती है, आपके ओपिनियंस और आपकी विल, ये तीनों ही आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। डोमेस्टिक में आपकी प्रॉपर्टी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट, आप कहाँ काम करते हैं, आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, ये सारे आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सोशल सिक्योरिटी और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि टैक्स को कलेक्ट करना, नेशनल सिक्योरिटी लॉज बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, पब्लिक सर्विसेज को रेगुलेट करना, ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट क्या करते हैं? सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, पूरी सोसाइटी, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट। सोशल वेलफेयर की बात सोशल इंटरेस्ट में की जाएगी, जैसे पब्लिक हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, सोशल इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस सोसाइटी के अंदर कैसे की जाए, ये कैसे की जाएगी? इन्वायरमेंटल लॉ से सोसाइटी के प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट होगी, लेबर लॉज के थ्रू, लेबर कोड के थ्रू लेबर क्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन, नए नए रेगुलेशंस ला के सोसाइटी के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये सारे सोशल इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट दिया गया ज्यूरल पोस्टुलेट्स का। ज्यूरल पोस्टुलेट्स का मीनिंग क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन सोसाइटी के अंदर कि किस तरीके से लीगल सिस्टम काम करेगा, डेवलपमेंट कैसे होगी सोसाइटी में। तो रोस्कोबाउंड का ये मानना था कि सिविलाइज सोसाइटी के अंदर लोग ये मान के चलते हैं कि उनके साथ कोई भी इंटेंशनल एग्रेशन ना हो, कोई एक दूसरे को हार्म ना पहुँचाए, आपके साथ असोल्ट ना हो, आपकी थेफ्ट ना हो, कोई भी फ्रॉड ना किया जाए आपके साथ। अगर ऐसा होगा तो आप पनिशेबल माने जाओगे, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ड्यू केयर एंड क्वेश्चन, हर एक पर्सन को केयर और क्वेश्चन के साथ चलना पड़ेगा। अगर नेग्लिजेंस करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, जैसे कि गाड़ी चलाते समय आप पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी का एक्सीडेंट ना हो। एक्विजिशंस की सिक्योरिटी, आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर रखा जाएगा कि दूसरा कोई पर्सन आगे उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, प्रॉपर्टी राइट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ट्रांजैक्शंस के अंदर गुड फेथ होनी चाहिए, आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कमिट करे, और अनरीजनेबल रिस्क के आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सके, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर ना करे, अनरीजनेबल तरीके से आपको हार्म ना पहुँचाए, न्यूसेंस लॉ जो कि टॉर्ट में पढ़ते हैं। तो ये मेन ज्यूरल पोस्टुलेट्स के पॉइंट थे। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ज्यूरिस्ट ऑगस्ट काउंटे। इनका डेट ऑफ बर्थ 1798 और 1857 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके द्वारा बुक लिखी गई कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये 3 बुक्स के नाम याद आपको रखने हैं। ये फादर ऑफ सोशोलॉजी थे, बेसिकली ये कोई ज्यूरिस्ट नहीं थे, एक सोशोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये सोशोलॉजिकल स्कूल से काफ़ी इम्प्रेस थे और सोशोलॉजिकल स्कूल के अंदर इनकी बातों को इम्प्लीमेंट भी किया गया। एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने सोशोलॉजी को फाउंड किया और पॉजिटिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी थी। ये बेसिकली ज्यूरिस्ट नहीं थे स्ट्रिक्ट सेंस में, लेकिन ये सोशोलॉजिकल स्कूल से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर सोसाइटी शुड बी स्टडी साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, और जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ा जाता है वैसे सोसाइटी को भी स्टडी करना पड़ेगा। इनके आइडियाज़ थे, सबसे पहला आइडिया था पॉजिटिविज्म का, कि जो भी नॉलेज होगी सोसाइटी के अंदर वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक मेथड से ही पता चलेगी। मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था।
इन्होंने लॉ को 3 स्टेज में डिफाइन किया। फर्स्ट इज थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में जो इवेंट्स भगवान के द्वारा या सुपर नेचुरल पावर के द्वारा एक्सप्लेन किए गए उनको कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया, बुक्स में लिख दिया गया मेटाफिजिकल स्टेट में। और थर्ड स्टेज बताई गई पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज के अंदर इन दोनों पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि साइंटिफिक और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो आज की स्टेज है वो पॉजिटिव स्टेज है, क्योंकि आज की सोसाइटी में कोई भी लॉ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके पीछे रीजन, उसके ऑब्जर्वेशन, वो सारी चीज़ें देख कर ही लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज की स्टेज पॉजिटिव स्टेज है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में पॉजिटिव स्टेज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टेटस के अंदर सोशल ऑर्डर और सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, और डायनामिक्स के अंदर सोशल प्रोग्रेस और चेंज क्या क्या है सोसाइटी में उसकी स्टडी करने के बारे में बताया गया कि लॉ मस्ट बी मेंटेन ऑर्डर और प्रमोट प्रोग्रेस। ये 2 काम लॉ के रहेंगे। तो ये ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में हमने डिस्कस किया। इन्होंने पॉजिटिविज्म का मेनली कॉन्सेप्ट दिया था और ये सोशियोलॉजी के फादर थे। नेक्स्ट जूरिस्ट आएंगे लियोन डगेट, 1859 से 1928। इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है। बुक्स इन्होंने लिखी लॉ इन दी मॉडर्न स्टेट और सोनेटी एंड लिबर्टी की एक बुक इनके द्वारा लिखी गई। लियोन डगेट क्या थे? एक फ्रेंच जूरिस्ट थे और इम्पोर्टेंट थिंकर थे सोशियोलॉजिकल स्कूल के। इन्होंने सोनेटी और सोनेटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि पीछे वाले स्कूल्स में ऑस्ट्रेलियन स्कूल में हमने डिस्कस किया था, इन्होंने सोशल सॉलिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ये याद रखने का पॉइंट है कि सोशल सॉलिडिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। सोशल सॉलिडरिटी क्या होती है? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना सोसाइटी के अंदर। कि डगेट जो थे वो इन्फ्लुएंस थे, एक सोशोलॉजिस्ट थे डर्कीम नाम के, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे कि सोसाइटी जो है पूरे तरीके से इंटरडिपेंड है, इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला आदमी कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू डगेट लॉ क्या है? लॉ इज नॉट क्रिएटेड बाय सोवरेन विल, लॉ अराइजिंग फ्रॉम सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट्स लोगों की आपस में बातचीत कॉन्सिक्वेंसी से पता चलेंगे, उसके ऊपर ही लॉ बनता है। किसी की विल के अनुसार लॉ नहीं बनेगा। कोई भी रूल लॉ कब बनेगा? जब सोशल सॉलिडिटी को वो प्रमोट करेगा, तभी वो लॉ बनेगा। अगर सोसाइटी में ही लॉ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्व नहीं कर पाएगा, तो इसकी लेजिटिमेसी भी ख़त्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डगेट। एक इन्होंने दी पब्लिक सर्विस थ्योरी। डगेट का ये मानना था कि स्टेट एग्जिस्ट ओनली टू परफॉर्म पब्लिक सर्विसेज। अगर ये पब्लिक सर्विसेज को ही परफॉर्म करने में फेल हो जाती हैं तो उनकी अथॉरिटी अनजस्टिफाइड है। जैसे एजुकेशन ही प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रॉपरली नहीं दिया जाएगा, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, सिक्योरिटी ही नहीं होगी, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है इन सारे रूल्स को बनाने का। पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन रखना सबसे ज़रूरी है। डगेट थ्योरी के फीचर्स क्या क्या थे कि ये सोशल सॉलिडरिटी के ऊपर बात करते हैं, सोवरेनिटी को रिजेक्ट कर दिया गया, और स्टेट जो है सर्वेंट माना गया है सोसाइटी का, और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर इन्होंने फोकस किया। डगेट की जो थ्योरीज थी उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है सोवरेनिटी की, उसको इन्होंने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। कि सोशल सॉलिडरिटी का मेजरमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा क्या सोशल सॉलिडरिटी है, लोगों की खुशी किस बात में है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ये पता हमें नहीं चल पा रहा इसके कंसेप्ट से। लीगल अथॉरिटी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, बिल्कुल खारिज कर दिया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट जूरिस्ट है एहलिच, 1862 से 1922। ये डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है। एहलिच एक ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर थे सोशियोलॉजिकल स्कूल के। इनके द्वारा बुक लिखी गई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। ये आपको ध्यान में रखने की क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इन्होंने लिविंग लॉ थ्योरी दी कि जो रियल लॉ है वो फाउंड नहीं किया जाएगा किसी स्टैट्यूट से या कोर्ट डिसीजन से, एक्चुअल प्रैक्टिस जो होती है सोसाइटी से, उसी से लॉ पता चलेगा। एलिस के अकॉर्डिंग सोशल लाइफ के थ्रू ही लॉ को डेवलप किया जाएगा। सोशल कस्टम, सोशल प्रैक्टिसेस इम्पोर्टेंट है रिटर्न लॉ के। रिटर्न लॉ बाद में आते हैं, पहले सोशल कस्टम और सोशल प्रैक्टिसेस आएगी।
कि कोर्ट रिकॉग्नाइज लॉ बट सोसाइटी क्रिएट इट। कोर्ट सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है लॉ को, लेकिन सोसाइटी के द्वारा लॉ को क्रिएट किया जाता है, जैसे बिजनेस कस्टम्स के थ्रू, ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू और कम्युनिटी ट्रेडिशंस के थ्रू लॉ विल बी क्रिएटेड। कोई भी बात अगर स्टैचूट में नहीं लिखी गई है तो ज़रूरी नहीं कि वो बात सोसाइटी में लागू नहीं होगी। लोगों के बिहेवियर, लोगों के रूल्स रेगुलेशंस वो लोग अपने अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। क्रिटिसिज्म किया गया कि लेजिस्लेशन का रोल इनके द्वारा बिल्कुल भी नहीं बताया गया। स्टेट अथॉरिटीज़ को इग्नोर कर दिया इन्होंने, और लिविंग लॉ कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि एक प्योर कॉन्सेप्ट है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट ज्यूरिस्ट। जिहरिंग और ईयरिंग दोनों नाम से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इनको। इनका डेट ऑफ बर्थ 1888 और डेथ 1892 के अंदर होगी। बुक्स इन्होंने लिखी द स्ट्रगल फॉर लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड और द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ। अब जिहरिंग क्या थे? एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे। इन्होंने हु शिफ्टेड ज्यूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू पर्पज। ही आर्ग्यूड दैट लॉ एग्जिस्ट टू सर्व सोशल पर्पजेज नॉट मेरी टू एक्सप्रेस लॉजिकल कॉन्सेप्ट। सोशल पर्पज के लिए लॉ को बनाया गया है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर लॉ काम नहीं करेगा। इन्होंने एक थ्योरी दी, लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड। लॉ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। लॉ खुद में ही ख़त्म नहीं होता, कि सोशल इंटरेस्ट के लिए लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इनके द्वारा दी गई कि राइट्स प्रोटेक्ट इंटरेस्ट नॉट एब्स्ट्रैक्ट विल्स। विल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। द फंक्शन ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट एंड बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। लॉ का फंक्शन क्या रहेगा? आपके प्रोटेक्ट करना, बैलेंस करना आपके इंटरेस्ट को सोसाइटी के अंदर। इन्होंने स्ट्रगल फॉर लॉ के बारे में बताया कि लॉ डेवलप्स थ्रू स्ट्रगल। जैसे सोसाइटी किसी भी बात को फॉलो करेगी, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होगी सोसाइटी में, तभी लॉ बन पाएगा। क्रिटिसिज्म किया गया कि इन्होंने बहुत ओवर एम्फेसाइज कर दिया पर्पज़ के ऊपर। पर्पज़ करते रहते हैं ये, लेकिन पर्पज़ कोई रियल पर्पज़ बताया नहीं। मोरल फाउंडेशंस को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि लॉ ऑल्सो रिसेट्स ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स नॉट जस्ट ऑन सोशल नीड्स। कुछ प्रिंसिपल्स उनके बेस पे भी लॉ बनाए गए हैं, सिर्फ सोशल नीड से लॉ नहीं बनती। इन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करी, थियोरेटिकल बातें बहुत कम करी, तो इनको क्रिटिसाइज कर दिया गया। तो हमने आज सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर 5 ज्यूरिस्ट को डिस्कस किया, जिनके अंदर सबसे पहले आते हैं रस्को पाउंड, ऑगस्ट कॉम्टे, एहरलिच, डगेट और जिहरिंग। इनकी सारी थ्योरी, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, सोशल सॉलिडरिटी थ्योरी, लिविंग लॉ थ्योरी, ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज।